हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना नीति शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एथिक्स, अपना जो टॉपिक दिया गया है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसको हम नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध हिंदी में कहते हैं, उसी के कुछ आयामों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों की चर्चा की थी, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों की चर्चा की थी, और नीति शास्त्र और नैतिकता की परिभाषाओं के साथ नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर को हमने देखा था, जहां हमने बताया था कि नीति शास्त्र जो है वो सिद्धांत के रूप में है और नैतिकता जो है वो व्यवहार के रूप में है, अप्लाइड रूप में है। नीति शास्त्र का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है और वो वाह रूप में है, सिद्धांत रूप में है, जबकि नैतिकता का क्षेत्र सीमित है और वो आंतरिक रूप में है। और नीति शास्त्र जो है वो वस्तुनिष्ठ है और नैतिकता जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है। ये सामान्य से अंतर हमने नीति शास्त्र और नैतिकता में, जिसे हम एथिक्स और मोरालिटी, द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी के रूप में हमने आपको बताया था। हमने आपसे कहा था कि हम नैतिकता और कानून में भी अंतर को थोड़ा सा बताएंगे, तो संक्षिप्त में हम नैतिकता और कानून को भी बताएंगे और उसके बाद नैतिकता के नीति शास्त्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पहलुओं पर चर्चा आज हमारी आज की यात्रा में रहेगी। उस चर्चा में नीति शास्त्र के क्या सार तत्व हैं, सिलेबस में सीधा मेंशन किया गया है नीति शास्त्र के सार तत्व, जिसे एसेंस ऑफ एथिक्स कहते हैं। नीति शास्त्र के सार तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र की मानवीय क्रियाकलापों में अवधारणा क्या है और नीति शास्त्र को निर्धारित करने वाले कारक, नीति शास्त्र को, नैतिकता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उन कारकों में आंतरिक कारकों की चर्चा हम करेंगे और बाह्य कारकों की चर्चा करेंगे, जिनकी हो सकता है संक्षिप्त में सूक्ष्म चर्चा हमने पहले की हो, लेकिन आज कारकों की, नीति शास्त्र के सार तत्व की यहां व्यापक चर्चा हम प्रस्तुत करेंगे। और इसी क्रम में सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नीति शास्त्र के आयाम, द डायमेंशन ऑफ एथिक्स, जो हमारा क्लास का शायद हो सकता अंतिम पड़ाव है, उसमें हम नीति शास्त्र के क्या आयाम हैं, नीति शास्त्र के क्या डायमेंशन है, क्या पहलू हैं, उन पर भी बारी बारी से चर्चा करेंगे। विचार के स्तर पर, कॉन्सेप्ट के स्तर पर ये चर्चा धीमी धीमी गति से निरंतर बढ़ती रहेगी और नीति शास्त्र की यात्रा को, आपकी यात्रा को सार्थक करने का प्रयास करेगी। इस प्रयास में मैं आपका संपूर्ण समग्र समर्पण के साथ साथ दूंगा। तो हमने जो ह्यूमन इंटरफेस की यात्रा में जो तीसरा चरण हमारा आज है, उसमें
आपको कहा कि नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर तो हमने बताया, लेकिन कई लोग नैतिकता और विधि लॉ में भी अंतर की बात करते हैं कि क्या सारी नैतिकताएं कानून बन गई हैं, क्या सारा कानून, सारा लॉ जो है वो नीति के अकॉर्डिंग ही है क्या। तो थोड़े से भ्रम को दूर करते हुए हम बताते हैं, जैसे हमने नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर को बताया था, वैसे ही हम नैतिकता और विधि में अंतर पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। यहां भी आप ध्यान रखना, नैतिकता जो है वो आंतरिक पहलू लिए हुए है और विधि जो है वो बाह्य स्वरूप में है। लॉ जो है वो बाह्य स्वरूप में आपको मिलेगी। ये इसका क्षेत्र व्यापक होगा, जबकि विधि का क्षेत्र सीमित होगा। ध्यान रखना, नैतिकता का क्षेत्र व्यापक होगा, विधि का क्षेत्र कहते हैं सीमित होगा। ये सरल सहज स्वाभाविक होगी, सरल सहज स्वाभाविक होगी, जबकि कानून का स्वरूप बाह्य रूप से होता है और आरोपित होता है। इसको व्यक्ति पर उसकी इच्छा के बिना भी आरोपित किया जाता है। इसको मानने के लिए आप बाध्य हो। नैतिकता आंतरिक है, सहज है, सरल है, लेकिन कानून लॉ बाह्य है, सरल नहीं है, जटिल है। इसको स्वाभाविक आप नहीं मानोगे तो इसको कहते हैं वाद्य तरीके से मनवाया जाएगा। ध्यान रखना, नैतिकता आंतरिक है और इनके क्षेत्रों में भी बड़ा अंतर पाया जाता है। जैसे हमने नीति शास्त्र और सबसे पहले नैतिकता में अंतर को बताया था। नीति शास्त्र वर्सेस नैतिकता को बताया था। ये एथिक्स है और ये मोरालिटी है। हमने बताया ये सैद्धांतिक रूप में है, ये व्यवहारिक रूप में है, ये एक पूरा सिद्धांतों का पुलिंदा है, ये बाह्य रूप में है, ये आंतरिक रूप में है। यहां इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होगा। नीति शास्त्र का एक भाग नैतिकता है। इसको हम इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये नैतिकता, ये नीति शास्त्र है और नीति शास्त्र के अंदर ये नैतिकता है। नीति शास्त्र का एक भाग है नैतिकता। ये नीति शास्त्र है जो व्यापक है, बहुत बड़ी है, और ये नैतिकता है जो नीति शास्त्र के अंदर है। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी, अगर मुख्य परीक्षा में लेखन के क्रम में अगर हम इसको लेखन में भी लेके आ जाएं और उसके डायग्राम भी बना दें, क्योंकि आंसर राइटिंग में डायग्राम का, चार्ट का बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपने लेखन के साथ साथ ऐसी चीजें डालते चलें तो नीति शास्त्र बड़ा व्यापक है और उसी के अंदर है आपकी छोटी सी नैतिकता। उस अंतर को भी हम बता रहे हैं, बाह्य और आंतरिक। ये वस्तुनिष्ठ स्वरूप में मिलेगी और ये व्यक्तिनिष्ठ स्वरूप में मिलेगी। तो ये सामान्य सा अंतर है नीति शास्त्र और नैतिकता में। और एक अंतर से शुरुआत हमने की थी कि जब किसी ने प्रश्न किया कि नैतिकता और कानून में क्या अंतर है, लॉ, तो यहां भी अंतर आ जाता है
कि ये व्यवहारिक है, आंतरिक है, ये सैद्धांतिक है। कानून जो है वो सैद्धांतिक है, बाह्य स्वरूप में है, लिखित स्वरूप में है, वस्तुनिष्ठ स्वरूप में है, जबकि ये व्यक्तिनिष्ठ है, आंतरिक है, व्यवहारिक है। और नैतिकता सरल, सहज, स्वाभाविक है, व्यक्ति के अंतर मन से स्वतः उत्पन्न होती है नैतिकता, जबकि कानून जटिल स्वरूप में है और ये बाध्य रूप में इसका पालन कराया जाता है। तो हमने आज की यात्रा नैतिकता और उसके विभिन्न पहलुओं के रूप में नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर को देखा, और जब प्रश्न आया कि नैतिकता और विधि कानून में क्या अंतर है, तो हमने उसको भी बताया। यहां हमने एक डायग्राम के माध्यम से नैतिकता और नीति शास्त्र को बताने का प्रयास किया कि नीति शास्त्र के अंदर ही नैतिकता है, नीति शास्त्र के बाहर नैतिकता नहीं है। नीति शास्त्र के बृहद स्वरूप में उसका एक भाग नैतिकता है। अब यहां हम कानून, लॉ और नैतिकता का भी एक डायग्राम बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये आपकी नैतिकता है और ये आपका कानून है। यहां एक भाग कॉमन है, तो कभी आपने अगर रीजनिंग पढ़ी हो तो आप यहां देख लेंगे कि ये नैतिकता और इन डायग्राम का, इन चार्ट का मेंस एग्जाम में बड़ा ही पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव उत्तर लेखन में इन डायग्राम को डालकर समझाने से आता है। तो ध्यान रखना, अगर हमने नीति शास्त्र और नैतिकता को डायग्राम से बताया और हम नैतिकता और कानून को भी डायग्राम से बताएंगे कि ये कानून है, ये विधि है, लेकिन यहां एक पोर्शन जो है वो बताता है कि कुछ नैतिकताएं कानून हैं और कुछ कानून नैतिक हैं। कहने का मतलब ये है कि नैतिकताएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, नीति शास्त्र मानव जीवन के प्रारंभ से चला आ रहा है। तो जैसे जैसे जीवन में विकास हुआ वैसे वैसे कुछ नैतिकताओं को कानून का रूप दे दिया गया, तो कुछ नैतिकताएं कानून बन गई। आज कुछ नैतिकताएं विधि का रूप लिए हुए हैं कि चोरी करना पाप है, तो आज चोरी के लिए दंड बना दिया गया, विधान बना दिया गया और वो कानून के तहत बाध्य कर दिया गया। तो ये डायग्राम यही बताता है कि कुछ नैतिकताएं कानून है और कुछ कानून जो है वो नैतिक है। लेकिन यही डायग्राम बताता है कि बहुत सी नैतिकताएं ऐसी भी हैं जो आज भी कानून नहीं बन पाई। बहुत सी नैतिकताएं, मान्यताएं, नीति शास्त्र के बहुत से ऐसे तत्व और सिद्धांत आज ऐसे भी हैं कि जिन्हें कानून के दायरे में नहीं लाया जा सका और वो आज विधि का रूप नहीं ले सकी। और ये विधि वाला भाग भी जो बाहर निकला है इस मैप के थ्रू, तो वो बताता है कि बहुत से कानून ऐसे हैं जो नैतिक नहीं है। जरूरी नहीं कि कानून नैतिक स्वरूप लिए हो, दंड नैतिक स्वरूप लिए हो। ध्यान रखना, लोगों को सुधारने के लिए, अपराधियों को सुधारने के लिए भारतीय न्याय क्षेत्र में दंड का विधान भी किया गया है। तो ये डायग्राम बताता है कि बहुत से कानून नैतिक नहीं है। ये नैतिकता हो गई, ये कानून हो गया। कुछ नैतिकताएं कानून हैं, कुछ कानून नैतिक हैं, लेकिन बहुत सी नैतिकताएं आज भी कानून नहीं बन पाए हैं और बहुत से कानून
बहुत सी लॉज, बहुत से कायदे कानून नियम जो हैं वो आज नैतिक नहीं हो पाए। मृत्युदंड को, सजा को, किसी भी प्रकार के दंड को आप नैतिक नहीं कह सकते। तो जरूरी नहीं है कि सारे कानून जो हैं वो नैतिक हो जाएं। तो ये नैतिकता और विधि में अंतर हो गया है, नैतिकता और विधि में अंतर हो गया है। एक अंतर हमने आपको नीति शास्त्र और नैतिकता में बताया था, जो अंतर ना होके उसी का एक भाग था। ये नीति शास्त्र बताया था हमने, और ये बताई थी नैतिकता। खैर ये सब रीजनिंग में आता है, लेकिन आंसर लेखन में, उत्तर लेखन में आपके उत्तर के वजन को ये सारी चीजें बढ़ा देती हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नीति शास्त्र के कुछ पहलुओं पर, जिनकी हमने कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र की शुरुआत कहां से हुई, इसकी जरूरत क्या पड़ी, फिर नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंधों की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंधों की, जो हमारे टॉपिक का नाम ही है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो उस यात्रा पर हम आते हैं, और सबसे पहले नीति शास्त्र का जन्म कब हुआ, उद्भव कब हुआ, क्या जरूरत पड़ी इस नीति शास्त्र की, फिर उसकी अवधारणा में कोई भी कार्य नैतिक है, नैतिक नहीं है, अनैतिक है, उचित है, उचित नहीं है, अनुचित है, इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर तीसरे पॉइंट में हम नीति शास्त्र या एथिक्स के सार तत्व को, एसेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीति शास्त्र का या नीति शास्त्र की उपयोगिता क्या है, उसका सार क्या है। दुनिया में प्रत्येक विचारधारा का एक सार होता है, एक सेंस होता है, उसका सार तत्व होता है। जैसे धर्म का सार तत्व आस्था है, और धर्म का सार तत्व आपकी आस्था है। विज्ञान का सार तत्व तर्क है, विज्ञान का सार तत्व तर्क है। वैसे भी तर्क आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और पूरा विज्ञान रीजनिंग के लिए, लॉजिक के लिए, तर्क के लिए पढ़ा जाता है। पूरा धर्म जो बेस्ड है, जो आधारित है, वो आस्था पर है, और आस्था उसका सार तत्व है। ऐसे ही नीति शास्त्र का सार तत्व उचित कर्तव्य होता है। उचित कर्तव्य नीति शास्त्र का सार तत्व है, एसेंस है, और जो मानव समाज के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम नीति शास्त्र के एसेंस को, एथिक्स के एसेंस को, एथिक्स के सार तत्व को समझेंगे। फिर अगले पड़ाव में, ये पृष्ठभूमि है आज की क्लास की, अगले पड़ाव में जब हम बढ़ते जाएंगे और एक लंबी यात्रा हमारी होगी, तो उसमें हम नीति शास्त्र के निर्धारक कारक जो हैं, उन निर्धारक कारक, डिसाइडिंग फैक्टर्स जो हैं, उनकी बात करेंगे। और वो निर्धारक कारक जो हैं, हो सकता है हमने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में उनकी संक्षिप्त चर्चा की हो, लेकिन यहां हम इन निर्धारक कारकों की एक लंबी चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि निर्धारक कारक में दो कारक हम पढ़ेंगे। एक आंतरिक कारक होते हैं, मानव के आंतरिक कारक होते हैं, और एक बाह्य कारक होते हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आंतरिक कारकों में
उनके सामाजिक कारक भी होते हैं, धार्मिक कारक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं, जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से नैतिकता के प्रति, नीति शास्त्र के प्रति आगाह करते हैं और उनकी नैतिकता का, उनकी एथिक्स का निर्माण करते हैं। उनकी नैतिकता का, एथिक्स का, नैतिकता के तत्वों का निर्माण आंतरिक घटक के रूप में ये कारक करते हैं। ये इनर होते हैं, इनकी प्रकृति आंतरिक होती है, जबकि कुछ कारक जो होते हैं वो बाह्य रूप से मानव की नैतिकता और नीति शास्त्र के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। उनमें संवैधानिक व्यवस्था होती है, कहते हैं संस्थागत ढांचा होता है, न्यायपालिका होती है, सोशल मीडिया होती है, जनसंचार के साधन होते हैं, सोशल मीडिया होती है, जनसंचार के साधन होते हैं, और भी कई बाह्य कारक होते हैं जो व्यक्ति के नीति शास्त्र के निर्माण में बाह्य कारकों की भूमिका निभाते हैं। और इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अगर संभव हुआ हमसे, तो आज ही नहीं तो अगले पड़ाव में हम इसी नीति शास्त्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीति शास्त्र के आयाम, आज की चर्चा का मुख्य ध्येय इन पॉइंटों के इर्द गिर्द रहेगा। और नीति शास्त्र के आयाम मतलब डायमेंशन, उसके कितने पहलू हैं। किसी भी बात को, तथ्य को, सिद्धांत को किसको आयाम कहते हैं, पहलू किसको कहते हैं, एसेंस किसको कहते हैं। तो किसी भी तत्व का जो आयाम है, जो पहलू है, वो ये है कि हम नैतिकता किसे कहते हैं, कौन सी बातें नैतिक होती हैं, कौन सी अनैतिक होती हैं, इनका निर्धारण हम कैसे करते हैं, इनका निर्धारण किन पैमानों पर होता है, ऐसी कोई व्यवस्था है जो इन नैतिक बातों का निर्धारण करती है। और क्या कुछ बातें सारे जहां के लिए समान रूप से नैतिक होती हैं क्या? यही सारी चर्चा हम नीति शास्त्र के आयाम या डायमेंशन के क्रम में करेंगे। एक भूमिका हमने क्लास की, आज की यात्रा की आपके सामने प्रस्तुत की, जो कि नीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि पहला टॉपिक है ये, और ऐसे कुल 6 से 7 टॉपिक हैं और अंत में केस स्टडी को शामिल किया गया है। उन सारे टॉपिकों पर हम बारी बारी से क्रम से चर्चा करेंगे और लेखन में कहां कहां हम सुधार कर सकते हैं, किन चीजों का समावेश कर सकते हैं, उनकी चर्चा भी हम अपनी यात्रा के दौरान करेंगे। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, क्रम से यही देखना है हमें, नीति शास्त्र का उद्भव कब हुआ, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंधों की अवधारणा क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व क्या क्या है, और नीति शास्त्र के निर्धारक कारकों में किन किन कारकों की भूमिका है और उन्हें हम आंतरिक और बाह्य कारकों के रूप में देखेंगे। और नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशन कौन कौन से हैं, यहां तक आकर हम लगभग अपनी यात्रा को विराम देंगे। और शुरुआत हम नीति शास्त्र से करते हैं। शुरुआत हम नीति शास्त्र से करते हैं यहां कि नीति शास्त्र का उद्भव
तो सामान्य सी बात है कि जब से मानव जीवन प्राचीन युग से, प्रस्तर युग से, जब से मानव समाज का गठन हुआ, मानव एक समाज के रूप में संगठित हुआ, जब से उसने इकट्ठा रहना शुरू किया, तभी से इन नीति शास्त्र संबंधी, नैतिकता संबंधी नियमों की जरूरत महसूस की गई, उनकी आवश्यकता महसूस की गई। हालांकि एक चीज आप याद रखना, नीति शास्त्र की प्रासंगिकता या महत्व समाज के परिप्रेक्ष्य में ही है। नीति शास्त्र अगर जीवित है, उसका अस्तित्व है, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में, समाज के अंदर है। समाज के बाहर नीति शास्त्र या नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज को लेकर चलता है, समाज के नीति नियम कायदे कानून को मानता है, वही नैतिक होगा, वही नीति शास्त्र का पालन करेगा। उसके जीवन में चारों ओर नैतिकता और नीति शास्त्र होगी, उसका अस्तित्व होगा। लेकिन जो व्यक्ति समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं रह रहा होगा, अलग से कटके रह रहा होगा, जंगल में जीवन खाना बदोश व्यतीत कर रहा होगा, उसे समाज के किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा। उसके लिए नैतिकता और नीति शास्त्र का कोई महत्व नहीं होगा। आप यहां इस बात को गांठ बांध लेना कि नीति शास्त्र और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। नीति शास्त्र और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, संपूरक हैं। जहां समाज है वहां नैतिकता और नीति शास्त्र है, और सामाजिक प्राणी के रूप में मानव है। इसीलिए हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंधों को पढ़ रहे हैं। और प्राचीन काल से हम इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं कि जब से मानव समाज का गठन हुआ, तब से मानव को कुछ नियमों की, कायदे की, कानून की, रिश्तों की आवश्यकता महसूस हुई, जो उसके जीवन को सरल, सहज, सुविधा युक्त बना सके। और उन नियमों का मानव समाज निर्माण करती गई, और मानव समाज में तब से लेके आज तक वो नियम निरंतर बनते गए और नैतिकता और नीति शास्त्र का रूप धारण करते गए। ये नीति शास्त्र या नैतिकता के नियम मानव जीवन को सरल, सुलभ, सुविधा युक्त, उचित और सुखवादी बनाते हैं। अगर ये नियम ना हो, ये कायदे कानून ना हो, तो जीवन अराजक हो जाएगा, अराजकता व्याप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले जो बात हमने आपसे कही कि आज की यात्रा का पहला पड़ाव नीति शास्त्र का उद्भव, नीति शास्त्र की उत्पत्ति, नैतिक नियमों का उद्भव, ये कब से माना जाता है? तो मानव समाज के शुरुआत से ही, मानव समाज के उद्भव से ही एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव नैतिक नियमों का, नैतिकताओं का, नीति शास्त्र का, उसके नियमों का विकास करता गया। और वो नीति शास्त्र या नैतिकता मानव समाज का एक अभिन्न अंग बन गई, उसका एक पर्याय बन गई, उसका एक पर्याय बन गई। तो पहली बात जो हमने की थी कि मानव समाज में नीति शास्त्र का उद्भव या नैतिकता का उद्भव
कब से हुआ, तो वो प्राचीन मानव समाज के साथ परिस्थितियों के साथ साथ मांग और पूर्ति, माफ करना, अर्थशास्त्र के एक नियम को मैं यहां लागू करना चाहूंगा कि जहां मांग होती है वहां पूर्ति का दृष्टिकोण होता है, और मानव समाज में, मानवीय सह संबंधों में कायदों की, नियमों की, नैतिकता की, नीति शास्त्र की मांग उठी और मानव समाज द्वारा उसे पूरा किया गया और आज उसने नीति शास्त्र का रूप धारण कर लिया और आज आप आधुनिक समाज में उसे आप व्यवस्थित शास्त्र के रूप में देखते हैं, जिसकी शुरू में हमने थोड़ी चर्चा कर दी थी कि नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है। तो कई नीति शास्त्र की नैतिकताएं आज कानून का रूप ले चुकी हैं, जिन्हें मानव ने विधि ही बना दिया, जिन्हें नैतिकताओं को पालना, उनका पालन करना बाध्य कर दिया। लेकिन आज भी कहते हैं कि बहुत सी नैतिकताएं पूर्णतः विधि का रूप नहीं ले सकी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो विधि हो, कानून हो, वो नैतिक भी हो, क्योंकि इस निरंकुश समाज को नियंत्रित करने के लिए, उस पर अंकुश रखने के लिए नैतिकताओं के अलावा भी दूसरे तरीके हैं, दंड के प्रावधान भी, क्योंकि इसी मानव में देवता भी दिखता है, वो देवता तुल्य हो जाता है, जिसकी दार्शनिक के रूप में हमारे विवेकानंद चर्चा करेंगे और कहेंगे कि प्रत्येक मानव में देवता है, प्रत्येक व्यक्ति देवतुल्य है, वो मानव में ही भगवान की छाया देखेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि उसी मानव के अनैतिक कर्म उसे पशुओं से भी क्रूर बना देते, उसी मानव को उसके कृत्य, उसके कुकृत्य मानव बना देते हैं। मानवों के लिए तो नीति शास्त्र ठीक है, लेकिन दानवों के लिए जब नीति शास्त्र काम नहीं करती तो दंड के प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि दोनों की अपनी उपयोगिता है, दोनों की प्रासंगिकता है, लेकिन हमारा यहां मुख्य विषय नीति शास्त्र है और नीति शास्त्र के उद्भव को हमने देखा। अब नीति शास्त्र की अवधारणा मानवीय क्रियाकलापों में, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है, तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता इस मायने में है कि क्रियाकलाप मानव कर्म की अभिव्यक्ति होते हैं। कोई भी कर्म जो है वो मानव के मन में, मानस में जो चल रहा होता है उसकी अभिव्यक्ति होते हैं। कुछ कर्म ऐच्छिक होते हैं और कुछ कर्म अनैच्छिक होते हैं। कहने का मतलब कुछ कर्म इच्छा से किए जाते हैं और कुछ कर्म अनिच्छा से किए जाते हैं। जानबूझ के तो व्यक्ति गलती नहीं करता, लेकिन कभी कभी अनजाने में व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, और यही वो नैतिकता की उपयोगिता है कि किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को नैतिकता एक स्वीकृत आयाम प्रदान करती है। नैतिकता के जो तत्व हैं वो समाज में उस कर्म को महत्व प्रदान करते हैं, समाज में
उस कर्म की महत्वता नैतिकता के कारण, नीति शास्त्र के तत्वों के कारण बढ़ जाती है। अगर उस कर्म में अच्छाई छिपी है, भलाई छिपी है, परोपकार छुपा है, नीति शास्त्र के तत्व उसमें समाहित हैं, तो मानवीय क्रियाकलापों में उसकी महत्वता बढ़ जाती है। और इसके विपरीत अगर उस कर्म में, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, अगर उसमें बुराई छुपी है, दुष्टता छुपी है, क्रूरता छुपी है, तो वो कर्म मानव समाज में नैतिकताओं के अभाव में, नीति शास्त्र के अभाव में अमान्य कर दिया जाता है। उसकी समाज में किसी प्रकार से मान्यता नहीं होती। यही प्रासंगिकता है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के। नीति शास्त्र के तत्व, नैतिकता के तत्व, अच्छाई के गुण, भलाई के गुण, परोपकार के गुण, ईमानदारी का गुण, ये किसी भी कर्म को समाज में महत्व प्रदान कराता है, एक उच्च स्थान प्रदान कराता है। और मानवीय जीवन में नैतिकता की अवधारणा या नीति शास्त्र की अवधारणा के क्रम में 3 घटक या 3 बिंदु ऐसे हैं जो 3 बिंदु निर्धारित करते हैं। 3 बिंदु ऐसे हैं जो किसी भी कार्य की परिणति को निर्धारित करते हैं। किसी भी कार्य की परिणति को निर्धारित करते हैं। एक तो व्यक्ति को कार्य से संबंधित विषयों की जानकारी हो, उसे मालूम हो, उसे ज्ञान प्राप्त हो कि कौन सा कार्य उसे करना है और किस कार्य को उसे परिणति तक पहुंचाना है। और दूसरा, उसके स्वयं की उपस्थिति। कार्य के 3 बिंदु हैं। नीति शास्त्र, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा में 3 बिंदुओं पर जोर दिया गया है कि उसको विषयों का ज्ञान हो, व्यक्ति को जो कार्य करना हो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो, उसकी स्वयं की उपस्थिति हो, ताकि प्रत्यक्ष रूप से वो देख सके कि उसे क्या निर्णय लेना है और क्या निर्णय नहीं लेना है। उसको प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखते हुए स्वयं की उपस्थिति के माध्यम से निर्णय लेना है। और तीसरी चीज, स्वयं की उपस्थिति के साथ साथ स्वतंत्रता की जो भावना है, फ्रीडमनेस की भावना है, स्वतंत्रता की भावना है कि वो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम के माध्यम से अपने निर्णयों को ले पा रहा है, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों को लेने में सक्षम है। अगर इन 3 बिंदुओं का समावेश किसी मानवीय क्रियाकलापों में रहता है तो वो नैतिकता की परिसीमा में रहते हैं। और अगर मानवीय क्रियाकलापों में इन 3 बिंदुओं का समावेश नहीं होता है तो मान लो उसको विषयों की जानकारी नहीं है,
क्या कार्य करना है उसका पूरा भान उसको नहीं है, तो जानकारी के अभाव में वो कार्य को पूर्ण रूप से सफल तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। स्वयं की उपस्थिति नहीं है, स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष किसी घटना को, किसी कार्य को नहीं देख पा रहा है, तो भी वो कार्य को करने में सक्षम नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अगर वह स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, किसी के दबाव में आके निर्णय ले रहा है, किसी के प्रेशर में काम कर रहा है, परतंत्रता में काम कर रहा है, तो उस कार्य के नैतिकता की सीमा से परे जाने की प्रबल संभावना है। अर्थात वह कार्य अगर इन तीन बिंदुओं को पूर्ण नहीं करता है कोई कार्य, तो वो नैतिक से अनैतिक भी हो सकता है, वह उचित से अनुचित भी हो सकता है। तो नीति शास्त्र के विद्वानों ने ये तीन बिंदुओं को मानवीय क्रियाकलापों में या मानवीय क्रियाकलापों की अवधारणा में तीन बिंदुओं को महत्व प्रदान किया है। आज की हमारी यात्रा में जहां हमने नीति शास्त्र का जन्म, उद्भव, फिर नीति शास्त्र, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा, उसके तीन बिंदु तक की यात्रा को पूर्ण किया है, और अब हम नीति शास्त्र के सार तत्व, एसेंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के सार तत्व की चर्चा हम यहां प्रस्तुत करेंगे। हम चलते जा रहे हैं और सिलेबस के सारे पहलुओं को, जो यूपीएससी के सिलेबस में नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंधों के बारी बारी से टॉपिक को तोड़कर बताए गए हैं पार्ट, उन सबको अपनी चर्चा में कवर करते जा रहे हैं और नीति शास्त्र और उसके सार तत्व की चर्चा तक हम पहुंचे हैं। और आज हम उसके आंतरिक और बाह्य कारकों की चर्चा तक पहुंचेंगे, और होगा तो उसके आयाम पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में यहां नीति शास्त्र के सार तत्व, एसेंस, सार तत्व से ही सार प्लस तत्व, इसी से तो सारांश बना है। पूरे कहानी का सारांश लिखिए, सार बताइए। नीति शास्त्र का की आत्मा क्या है, मोटिव क्या है, सार तत्व क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व आखिर क्या है। और संसार में प्रत्येक विचारधारा का, प्रत्येक सिद्धांत का सार तत्व होता है, तो नीति शास्त्र का भी अकाट्य सार तत्व है, और उसका सार तत्व मानव हित से जुड़ा हुआ है, नैतिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, उचित कार्यों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से धर्म का सार तत्व आस्था है, धर्म पूरा बेस्ड है आस्था, धर्म का केंद्र ही आस्था हो। अगर व्यक्ति की आस्था नहीं है सिद्धांतों में, नियमों में, कायदे में, कानून में, वेदों में, महाभारत में, पुराण में, अगर उसकी आस्था है तो वो आस्तिक कहलाएगा, और अगर उसकी आस्था नहीं है तो वो नास्तिक कहलाएगा। धर्म का सार तत्व जो है वो आस्था है। व्यक्ति या तो आस्थावान होगा या आस्थाहीन होगा, उसकी आस्था नहीं हो। पूरे नीति शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की चर्चा हम आगे करेंगे। जिनमें जो दर्शन वेदों को मानेंगे वो आस्तिक कहलाएंगे, और जो दर्शन वेदों को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे वो नास्तिक कहलाएंगे। आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन, मीमांस दर्शन, सांख्य दर्शन,
वैशेषिक दर्शन, ये आस्तिक दर्शनों में आएंगे। और जब हम नास्तिक, जिनकी धर्म में आस्था नहीं होगी, धर्म के सार तत्व में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो नास्तिक दर्शन कहलाएंगे। उन नास्तिक दर्शन में हम चारवाक की चर्चा करेंगे, बुद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि बौद्ध और बुद्ध धर्म ने भी वेदों की, कहते हैं, मान्यता को स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। खैर, यहां हम अपने नीति शास्त्र के सार तत्व पर, एसेंस पर लौटते हैं और कुछ उदाहरणों से बता रहे थे कि जैसे धर्म का सार तत्व आपका आस्था है, ऐसे ही विज्ञान का सार तत्व तर्क है। विज्ञान, हम कहते भी हैं कि तर्क आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तर्क आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई भी सिद्धांत जिसे व्यवहारिक रूप में हम, प्रैक्टिकल रूप में हम जिसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं, वो विज्ञान। और विज्ञान का जो सार तत्व है वो तर्क है। ऐसे ही कानून का जो सार तत्व है वो आज्ञा पालन। आज्ञा पालन, कानून बनाए इसी जाते हैं कि व्यक्ति उन आज्ञाओं का, कानूनों का पालन करे। कानून का सार तत्व आज्ञा पालन है। ऐसे ही नीति शास्त्र के क्या सार तत्व है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो हम फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं। किसी भी चीज को समझाने के लिए, सिद्धांत और व्याख्या को समझाने के लिए उसका अध्ययन तुलनात्मक रूप से दूसरी चीज से करें। जब किसी से तुलना करके हम अध्ययन करते हैं तो वो चीज और क्लियर हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन से भी चीजें, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। और यहां हम धर्म, विज्ञान, कानून के सार तत्व बताकर आपको उनका मेन ध्येय बता रहे थे कि इनका सार क्या है, और अपन को नीति शास्त्र का सार तत्व दिखना है। और नीति शास्त्र के सार तत्वों में कुछ चीजें आती हैं जिन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र के सार तत्वों में कुछ चीजें आती हैं, उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जिनमें सबसे पहले आती है तार्किकता, तर्कवाद। सबसे पहले आता है तर्कवाद, फिर आता है व्यापकता, फिर सार्वभौमिकता, व्यापकता, सार्वभौमिकता, तर्कवाद, फिर उपयोगिता। हालांकि जब हम नीति शास्त्र के आयामों को, डायमेंशन को पढ़ेंगे, उसके दृष्टिकोणों को जब पढ़ेंगे तो एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, उसी का एक रूप उपयोगिता है। सबसे पहले तार्किकता या तर्कवाद, फिर उसके बाद व्यापकता, नैतिक नियमों की, नीति शास्त्र की व्यापकता, फिर सार्वभौमिकता, फिर उपयोगिता, और फिर व्यक्तित्व। पांचवा जो उसका सार तत्व है, ये 5 पॉइंट में हम नीति शास्त्र के सार तत्व को, एसेंस को, सारांश को समझने का, समेटने का एक प्रयास करेंगे। तो हमने शुरू में कहा कि तुलना करके हमने सार तत्व की व्याख्या कर दी। तो विज्ञान का सार तत्व तर्क है, धर्म का सार तत्व आस्था है,
कानून का सार तत्व जो है वो आज्ञा का मानना है, आज्ञा का पालन करना है। और नीति शास्त्र का सार तत्व तो उचित कार्य है, मानवीय चेतना से युक्त कार्य, ऐसे उचित कार्य जो मानव समाज के लिए जरूरी, मानव समाज के लिए अपरिहार्य है, वो नीति शास्त्र का सार तत्व है, मोटिव है, उसकी आत्मा है। और उसके सार तत्व को हम निम्नलिखित भागों में बांट कर समझने का प्रयास करेंगे कि तर्कवाद, कोई भी नीति शास्त्र का कार्य हो वो तार्किकता की कसौटी पर कसा गया, तार्किकता की कसौटी पर कसा गया हो, तर्क के आधार पर कार्य को नैतिकता की कसौटी पर कसा गया, परखा गया हो और वो तार्किक है, अपने आप में वो मानव हित को लिए हुए है, मानव समाज के हित को लिए हुए है, उसकी परिणति तार्किक है, तो वो नीति शास्त्र के कार्यों के अंतर्गत शामिल होगा। तो इसका पहला सार तत्व किसी भी कार्य की तार्किकता की कसौटी पर खरा उतरना है। तो वह कार्य तार्किक हो, तर्क आधारित हो, उस कार्य का स्वरूप व्यापक हो, व्यापकता लिए हुए हो। व्यापकता मतलब उसका फैलाव बड़ा दूर दूर तक व्यापक प्रभाव लिए हुए, उस कार्य के स्वरूप में व्यापकता की पुट हो। तीसरा सार्वभौमिकता, हालांकि ये एक दूसरे के पर्याय हैं, सार्वभौमिकता और व्यापकता एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन व्यापकता में कुछ नकारात्मकताएं आ सकती हैं, लेकिन सार्वभौमिकता में आप कोई भी नकारात्मक घटक नहीं जोड़ सकते। जो बात, जो विचार, जो सिद्धांत सारी दुनिया में समान रूप से स्वीकार हो, उन्हें सार्वभौमिक कहा जाता है। और यही इसे व्यापकता से बड़ा बना देते हैं। जो भी बातें, जो भी सिद्धांत, जो भी नियम, जो भी कायदे कानून सार्वभौमिकता का सार लिए हों, अपने अंदर समाहित किए हों, उन्हें नीति शास्त्र के सार तत्व में शामिल किया जाता है। फिर नीति शास्त्र में उपयोगिता का तत्व भी है कि कोई भी या किसी भी कार्य को उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका किया जाना सार्थक है, उपयोगी है, सकारात्मक है, तो वो नीति शास्त्र के अंतर्गत है। वो नीति शास्त्र का सार लिए हुए हैं, अपने स्वरूप में आत्मसात किए हुए हैं। हालांकि इसको दृष्टिकोणों में उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो आगे आता है कि किसी भी कार्य की उपयोगिता के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह कार्य नैतिक है कि नहीं। अगर किसी कार्य के परिणाम सार्थक आ रहे हैं, सकारात्मक आ रहे हैं, उसके परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं, तो वह नीति शास्त्र के सार तत्वों में गिना जाएगा। और तर्कवाद, तार्किकता, व्यापकता, सार्वभौमिकता
के साथ उपयोगिता को भी नीति शास्त्र के सार तत्वों में, एसेंस में शामिल किया जाता है। नीति शास्त्र के सार तत्वों में व्यक्तित्व को भी अंतिम पांचवें पड़ाव के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि अंतिम समय में संपूर्ण समग्र रूप से जो निर्णय लेने का अधिकार है, जो उचित या अनुचित कार्यों के निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही होता है, उस व्यक्ति पर ही होता है। वो निर्णय नीति शास्त्र के अनुसार ले, नीति शास्त्र से विमुख होकर ले, नैतिक ले, अनैतिक ले, अच्छे ले, बुरे ले, लेगा वो व्यक्ति। इसलिए उस व्यक्ति की, उस व्यक्तित्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस व्यक्तित्व को नीति शास्त्र के सार तत्वों के अन्य तत्वों के साथ आपको शामिल करना पड़ेगा। तो अंतिम जो नीति शास्त्र के सार तत्व, एसेंस, जो हमारे सिलेबस में भी सीधा सीधा डिफाइन किए गए हैं, नीति शास्त्र के सार तत्व, उनमें हम तर्कवाद को भी शामिल करते हैं, तार्किकता को शामिल करते हैं, व्यापकता को शामिल करते हैं, सार्वभौमिकता, जो कि दोनों एक दूसरे के पर्याय, उनको शामिल करते हैं। फिर उपयोगिता, नीति शास्त्र के सार तत्वों में उपयोगिता भी है। तो नीति शास्त्र के कार्यों का सार है कि वो कार्य उपयोगी है, उस कार्य के लाभ हैं, सकारात्मक परिणाम है उसका। अच्छा बोलोगे, सत्य बोलोगे तो आदर्शों की स्थापना हो। उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। हमारे यहां तो सत्य को लेके क्या क्या नहीं बोला गया, कितनी बातें कही गई। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य अपने आप में धर्म है, तो उपयोगिता को भी नीति शास्त्र के सार तत्वों में शामिल किया गया। और अंतिम रूप से व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, व्यक्तित्व के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, उस निर्णय के प्रमुख घटक के रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी सार तत्वों में शामिल किया गया है। अब हमारी यात्रा जो निरंतर चल रही है, उसको हम नीति शास्त्र के निर्धारक कारक के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और निर्धारक कारक, फैक्टर्स, नीति शास्त्र के निर्धारक कारक, शुरू में भी जो हमने चर्चा की थी कि आज नीति शास्त्र का उद्भव कब हुआ, नीति शास्त्र, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा, उसकी प्रासंगिकता, फिर नीति शास्त्र के सार तत्व। तो लगातार हम अपनी यात्रा में उन पहलुओं पर चर्चा करते जा रहे हैं। और निर्धारक कारक, नीति शास्त्र के निर्धारक कारक वैसे तो दो पढ़े जाते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक आप याद रखना, व्यक्ति को अंतर्मन से, आंतरिक रूप से, स्वेच्छा से, खुद से नैतिक और अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देता है, सीख देता है। हालांकि यह बात अलग है कि व्यक्ति अगर नैतिक ना भी हो तो समाज में, धर्म में इन नैतिक कार्यों को देख देख कर प्रेरणा लेकर वो नैतिक कार्यों
को करने की चेष्टा अंतर्मन से करता है, इसलिए इन्हें आंतरिक कारकों में शामिल करते हैं। इसलिए इन्हें आंतरिक कारकों में शामिल करते हैं। लेकिन जो कारक व्यक्ति के अंतर्मन से उत्पन्न नैतिक कार्यों को करने की प्रेरणा अंतर्मन से उत्पन्न नहीं करते, बाहर रूप से उन्हें नैतिक कार्य करने की, नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग चलने की प्रेरणा देते हैं। तो कह सकते हैं दबाव भी डालते हैं, जरूरी नहीं कि ये सहज, फोर्स भी जरूरी नहीं कि ये सहज, ये तो सहज है, आंतरिक है, व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन ये सहज नहीं, आंतरिक नहीं है, बाह्य है, और व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। तो इसको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर संवैधानिक व्यवस्थाएं आ जाएंगी पूरी, विधि, न्यायपालिका जो काम करेगी वो, विधि के अंतर्गत जो काम होंगे वो, लोक प्रचार, सोशल मीडिया के माध्यम से जो काम होंगे वो, बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में नीति या नैतिकताओं को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में शामिल किया गया है। अनेक संविधान संशोधनों के रूप में शामिल किया गया नीति शास्त्र को और नैतिकताओं को। न्यायपालिका तो हमेशा, न्याय की देवी तो हमेशा ही नैतिकता की स्थापना के लिए काम करती है। सुप्रीम कोर्ट, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उन दोनों में हस्तक्षेप करते हुए कितनी बार न्यायपालिका ने नीति शास्त्र की, नैतिकता की स्थापना के कार्य किए हैं। विधिक क्षेत्र के माध्यम से भी, विधिक क्षेत्र के माध्यम से भी न्यायपालिका तो है ही, विधिक क्षेत्र के माध्यम से भी नैतिकता को स्थापित करने के प्रयास किए गए। और ये सब बाह्य रूप है, इनकी प्रेरणा बाह्य रूप से ही मिलेगी। प्रेरणा नहीं, सहज सरल नहीं, तो जटिल स्वरूप में आपको बाध्य रूप में इनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पूरी नीति शास्त्र और नैतिकता की जो क्रियाकलापों की अवधारणा है, जो उनके निर्माण के कारक हैं, वो दो भागों में बटे हुए होंगे। एक आंतरिक कारक होंगे और आपके एक बाह्य कारक होंगे, जिनमें हमने थोड़ी बाह्य कारकों की चर्चा की, आंतरिक कारकों की चर्चा थोड़ी रह गई। और आंतरिक कारकों में ध्यान रखना, समाज बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सामाजिक जीवन, पॉइंट बता देते हैं उसके। दूसरा, धार्मिक जीवन भी व्यक्ति को नैतिक बनाता है। तीसरा, उसकी मानसिक या मनोवृत्ति, मानसिक कारक भी व्यक्ति को नैतिक बनाने में भूमिका अदा करते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक कारक भी कहा जाता है। और एक नाम तात्विक कारकों के रूप में भी आता है। तात्विक कारकों के रूप में भी आता है। पहला समाज,
दूसरा धर्म, तीसरा मानसिक और चौथा तात्विक। यहां संवैधानिक, विधिक, न्यायपालिका के आधार पर संस्थागत संस्थाओं की भूमिका भी कम नहीं है साहब। विधिक रूप से, वाह रूप से नीति शास्त्र को विकसित करने में संस्थाओं का भी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्थापित संस्थाएं हैं, आप स्वतः अंतर्मन से नहीं करोगे तो वाह रूप से तो करना ही पड़ेगा साहब। इनकी प्रेरणा जरूरी नहीं अंतर से मिले, हाँ आंतरिक जो प्रेरणा है वो समाज से मिलती है, धार्मिक क्षेत्र से मिलती है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की वृत्ति होती है। और अगर इन आंतरिक कारकों की चर्चा करें तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज सबसे पहली इकाई आपका परिवार होता है, वो पहली पाठशाला होता है। माता पिता पहले शिक्षक होते हैं, कुटुंब परिवार के लोग पहले शिक्षक होते हैं और वो आपको नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाते हैं। माफ करना, यहां हमने परिवार शामिल नहीं किया। और जब हम कल और बाकी आगे के लेक्चर में मानवीय जीवन में नीति शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां परिवार आएगा, समाज आएगा, विवाह संबंध आएंगे, आपका पेशा आएगा, दूसरे क्षेत्रों में नीति शास्त्र आएगी, वहां भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां निर्धारक कारकों में, आंतरिक कारकों में पहली पढ़ाई, पहला सबक तो परिवार से ही मिलता। माता पिता इसलिए कहा जाता पहले शिक्षक होती है, जो संस्कारों की शुरुआत होती। स्कूल या पाठशाला तो आप बाद में जाते हैं, और फिर कहते भी हैं कि स्कूल और पाठशालाएं तो बदलती रहती हैं। आप फर्स्ट से फिफ्थ तक कहीं और पढ़ोगे, फिफ्थ से 10th 12th तक कहीं और पढ़ोगे, 12th के बाद कॉलेज कहीं और होगा, कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई कहीं और होगी। शिक्षक और संस्थाएं बदलती जाएंगी, लेकिन एक शिक्षक आपके हमेशा निश्चित रहेंगे, वो आपके माँ बाप और परिवार के लोग रहेंगे। और उनके द्वारा नैतिकता और नीति शास्त्र के, नैतिकता और नीति शास्त्र के आपको पाठ पढ़ाए जाएंगे। परिवार के बाद समाज आता है। समाज आपको एक उचित प्लेटफॉर्म देता है सांस्कृतिक मूल्यों का, संस्कृति का। भारत विभिन्न धर्मों और जातियों का देश है। यहां पर विभिन्न धर्म है, विभिन्न जातियां हैं, बहुत से धर्म है, बहुत सी जातियां हैं। आप जिस भी धर्म और जाति के हैं, उस धर्म और जाति की समाज आपको अपने सामाजिक मूल्य प्रदान करेगी, अपने सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करेगी। और वो सांस्कृतिक मूल्य आपको सिखाएंगे कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, बड़ों का सम्मान करो। जैसे हम जैन लोगों को पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्म, अस्ते अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ये बचपन से घुट्टी में पढ़ाया। समाज के स्तर पर हिंदुओं में भी, सारे धर्मों में कोई ना कोई मूल्य, नैतिकताएं आपको समाज के स्तर पर ही सिखाई जाती हैं, समाज के स्तर पर ही उनका पोषण आप में किया जाता है, वो पौधे आप में रोपे जाते हैं। यहीं से नीति शास्त्र के आंतरिक कारकों की शुरुआत होती है। सब धर्मों में, सब जातियों में समान है। बड़ों का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, परस्त्री गमन मत करो। ये सारे धर्मों में, सारी जातियों में समान बातें हैं। हम आपको आगे चल के धर्म और नैतिकता में भी अंतर बताए, क्योंकि यूपीएससी का क्षेत्र बड़ा ब्रॉड है, बड़ा व्यापक है, सीमा नहीं है इसकी। और नीति शास्त्र जैसा
विषय तो बड़ा व्यवहारिक है, अप्लाइड है, सैद्धांतिक कम, व्यवहारिक ज्यादा। समाज प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, नीति शास्त्र की एबीसीडी आपको सिखाएगा, धर्म भी वही भूमिका निभाएगा, क्योंकि अलग अलग धर्मों में भी व्यक्ति को प्लेटफॉर्म मिलेगा। और धर्म में जब धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में भागवत गीता सुनने जाएगा, पुराणों को सुनने जाएगा, और भी किन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होगा, लंगर में शामिल होगा। सिखों का लंगर मानव सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप भंडारे में शामिल हो गए, यज्ञ विधि विधान में शामिल हो गए, तो वहां से भी धार्मिक कार्यों के माध्यम से नैतिकता के नीति शास्त्र के पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे। नीति शास्त्र वहां नैतिकता और नीति शास्त्र के पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे धार्मिक क्षेत्र के आधार पर। वहां से भी आप यही सब सीखोगे। धार्मिक कार्य, दान करो, पैसों का दान, वस्त्रों का दान, भोजन का दान, दान मंदिरों के लिए दान, मंदिरों का निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, गरीबों को दान, शिक्षा का दान। कितनी धार्मिक संस्थाएं शिक्षा का दान कर रही हैं। सिख बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हालांकि इसमें, लेकिन जब आप धार्मिक मंच पर जाएंगे, पृष्ठभूमि पर जाएंगे, तो वहां से नैतिकता और नीति शास्त्र के आंतरिक कारकों की प्रेरणा आपको मिलेगी। मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं, मानसिक कारक भी हैं, कि भले व्यक्ति खुद ना करता हो, शुरू में ना हो हेल्पिंग नेचर का, लेकिन दूसरों को देखकर उसको प्रेरणा मिलेगी और वो भी धार्मिक कार्य करेगा। दूसरों को देखकर जब उसको प्रेरणा मिलेगी तो वो भी धार्मिक कार्य करेगा, दान धर्म करेगा, मंदिरों में दान करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा, वस्त्रों का दान करेगा। कहते भी हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये आंतरिक कारक भले बाह्य प्रेरणा के रूप में आ रहे हैं, लेकिन बाह्य कारक नहीं है, अंदर की प्रेरणा से है, अंदर के कहते हैं चेतना से आ रहे हैं। इसलिए आंतरिक कारकों में इन्हें शामिल करें। ये आंतरिक कारक हैं जो नीति शास्त्र या नैतिकता के निर्धारक तत्वों की भूमिका निभाएंगे। फिर हमने सामाजिक कारकों की बात कर ली, पारिवारिक कारक भी इसमें शामिल हो गए, धार्मिक कारक भी शामिल हो गए, मनोवैज्ञानिक कारक भी शामिल हो गए। और आजकल के समय तो वाकई होड़ का काम जाना, अच्छे बनने की भी होड़ लगी, सेवा की भी होड़ लगी। अच्छा है ना, बुराई को देख के अगर बुराई बढ़ रही तो अच्छाई को देख के अच्छाई बढ़नी चाहिए यार। ये देश और समाज के हित में है। कोरोना काल में कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के सेवा की यार, जो कभी नहीं करते थे उनने सेवा की, क्योंकि उन्होंने देखा तो लोग कितनी सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, धनी निर्धनों की सेवा कर। जरूरी थोड़ी कि केवल धन का दान ही सब कुछ। तो ये ध्यान रखना, नीति शास्त्र के निर्धारक कारकों में आंतरिक कारक जो हैं वो सहज होते हैं, स्वतः होते हैं। वो परिवार से, समाज से, धर्म के मंच से, स्वयं के मन से अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा अंतस मन से देते हैं और व्यक्ति इन कार्यों को परिणति तक पहुंचाता है। तात्विक कारक भी हैं, तात्विक कारक भी हैं, और वो आंतरिक कारकों में ही शामिल किए जाते हैं। बाह्य कारकों में हमने संक्षिप्त चर्चा आपसे की कि संवैधानिक कारक जो हैं, और उन संवैधानिक कारकों में आप याद रखना कि संवैधानिक कारकों में बहुत से नीति निर्देशक तत्व, बीटीएसपी जिन्हें कहते हैं, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39 समान न्याय और विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 पंचायती राज,
41, 42 प्रसूति सहायता, मजदूरों के संबंध में प्रावधान, 44 समान नागरिक संहिता, 47 पोषाहार, 48 का पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ये सारे नीति शास्त्र के कार्यों को संविधान में स्थान दे दिया गया और ये वाह रूप में प्रकट हुए। फिर संस्थागत प्रयास, भारत की संवैधानिक संस्थाएं जो भी नीति निर्माण करें, कार्यक्रम बनाएं, उनका प्रचार प्रसार करें, उनका विज्ञापन करें और उनको मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़े। वो वह कारक हैं जिनकी प्रेरणा आंतरिक नहीं है, वाह है, और जिन्हें आपको मानना पड़ेगा, वह कारक है। और ऐसे ही न्यायपालिका की भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट तो कितनी बार भारत में नैतिकता का पैराकोर बनते हुए दिखता है। दिल्ली में पराली की समस्या हो, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, तब उस सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, कितनी जनहित याचिकाएं हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, मध्यस्थता करते हुए प्रदूषण वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया और सीएनजी की शुरुआत कराई। आज दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण की समस्या का समाधान जो है, वो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के कारण। ऐसे ही कई संस्थाएं हैं जो नीति निर्धारक तत्वों के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं, नीति शास्त्र के वाह कारकों के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं। और ऐसे ही सोशल मीडिया या लोक प्रचार, सोशल मीडिया के कई साधन हैं जो नीति शास्त्र के वाह कारकों की भूमिका निभाते हैं। चाहे वो सिनेमा हो, सिनेमा का भी समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ें, सिनेमा समाज का आईना होता है। कितनी फिल्में हैं जो जिनका सीधा सीधा मैसेज समाज में जाता है, तो समाज में उनका क्रियान्वयन, उनका कहते हैं परिणाम दिखाई देता है, अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के साधन आज का फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, न्यूज चैनल, विज्ञापन, ये लोक प्रचार के माध्यम भी अगर खुले में सोच करना मानव स्वभाव है, तो उसको परिवर्तित करने में, उसको अनैतिक मानने में इस सोशल मीडिया की, इस विज्ञापन के मंच की बड़ी भूमिका रही। किसी भी कार्य को अनैतिक सिद्ध करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का वाह कारक के रूप में सदुपयोग किया जाता है। स्वच्छता संबंधी दृष्टिकोण, अगर नीति शास्त्र में सफाई को, स्वास्थ्य को, पर्यावरण को महत्व देना है, उसको पहले पायदान पे लाना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इस लोक प्रचार के माध्यम का बड़ा सदुपयोग किया। भारत आज खुद प्रधानमंत्री ने पहल की इन माध्यमों से, और कितने क्षेत्रों में मानव की जागरूकता को जगाकर, अंतर्मन से नहीं आ रही प्रेरणा, तो बाहर रूप से उनमें ये प्रेरणा जगाने का प्रयास इन माध्यमों से किया जा रहा है। तो नीति शास्त्र के उद्भव के कारकों में हम आंतरिक कारकों की चर्चा करते हैं और बाह्य कारकों की भी चर्चा करते हैं, और हम आज की यात्रा को नीति शास्त्र के निर्धारक कारकों पर ही समाप्त करते हैं। अगली यात्रा में हम नीति शास्त्र के आयाम क्या हैं और मानव जीवन में नीति शास्त्र कहां कहां है, मानव जीवन में नीति शास्त्र की उपयोगिता कहां कहां है, उसकी चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र के आयामों
डायमेंशन की चर्चा करेंगे और फिर अंतिम पड़ाव के रूप में मानवीय मूल्य, जिन मानवीय मूल्यों की प्रेरणा हम महान दार्शनिकों से, महान व्यक्तित्वों से लेंगे। और इन मूल्यों की परिभाषा, मूल्यों के प्रकार, मूल्य होते क्या हैं, मूल्यों के प्रकार कितने हैं, मूल्यों को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है, पाठशाला की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, उस सारे परिप्रेक्ष्यों में जब मानवीय सहसंबंध, ह्यूमन इंटरफेस के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे तो सारे चर्चा को, सारे व्याख्यान को हम मानवीय मूल्यों को समर्पित करेंगे। आज की यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम यात्रा को जारी रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।